it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड मॉक नंबर 13 में मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें दो लाइंस दे रखी हैं लीनियर इक्वेशन जो कि हैं, और पूछा ये क्या है, मतलब इनके नो सॉल्यूशन है, परपेंडिकुलर है आपस में, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है इनके, या एक सॉल्यूशन है बट परपेंडिकुलर है। तो देखो मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी कहीं ना कहीं बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ दोबारा एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज़ हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखे, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो इसमें तीन कंडीशन बनती है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि लेट अस सपोज अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन में b2, तो ये सिग्निफाई करता है, एक तरह से बताता है कि जो लाइन्स हैं वो कहीं ना कहीं जो ऊपर जो एबव मेंशन लाइन्स हैं ये आपस में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक। आप बोलोगे ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इन लाइंस के जो हैं क्या हैं, एक तरह से यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन में a2 जो है वो b1 अपॉन में b2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब भी अगर ये कंडीशन बन जाए तो ये सिग्निफाई करती है जो लाइन्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये जो एबव मेंशन लाइन्स है a1x b1y c1 और a2x b2y c2, ये आपस में क्या है, आपस में आप बोलोगे पैरेलल हैं, ठीक है। अब पैरेलल लाइन्स की एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो पैरेलल लाइन्स नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन बनती है, आप बोलोगे दैट इज a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। ये तब होगा जब लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स ऐसी होती हैं जो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। लेट अस सपोज जैसे मैंने येलो से डिनोट किया पहली लाइन को और ग्रीन दूसरी लाइन, तो कहीं ना कहीं ग्रीन भी इसी पे ओवरलैप करेगी, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है, आप बोलोगे ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन्स, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। ये तो था आपको कहीं ना कहीं समझाने के लिए मैंने जो बताया। अब चलो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ये लाइंस के बारे में पूछा है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये देखो राइट साइड में दोनों के 0 है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में पूरी इक्वेशंस लिख रखी है हमने। LHS RHS को अगर आप देखोगे तो RHS में 0 है, बट LHS में कहीं ना कहीं a1x b1y c1 है और a2x b2y c2 है, ठीक है। दैट इज वेरिएबल्स के साथ जो भी है और कॉन्स्टेंट अलग। तो उसी तरीके से, बट अगर हम क्वेश्चन में देखें यहाँ पे -27 दे रखा है, ठीक है। RHS में -27, यहाँ तो RHS में है 0, तो इस RHS के मतलब -27 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे LHS में, तो ये हो जाएगा +27, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करना हमें, इस वाले में देखा जाए x के साथ क्या है, a1 आप बोलोगे 2 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x के साथ क्या है 6, यहाँ पे y के साथ है 5, और यहाँ पे है 15। फर्दर ये c1 जो है यहाँ अगर कंपेयर करें तो 9 आएगा, और यहाँ का c2 दैट इज 27। अगर आप देखो ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं तीनों में क्या है 1/3, तीनों में 1/3 है, और 1/3 1/3 1/3 आपस में बराबर हैं, तो जो कि ये सिग्निफाई कर रहा है हमारी थर्ड वाली कंडीशंस को, दैट इज a1/a2 b1/b2 c1/c2 है। तो ये लाइन्स आपस में क्या होंगी, आप बोलोगे कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट लाइन्स के क्या हैं, आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। खैर मैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे आकर डायरेक्टली बता भी सकता था, बट मेरे को लगता है अगर मैंने इस वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बता दी तो कहीं ना कहीं अब आपको फर्दर कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब और एडिशनल सर्च करने की जरूरत नहीं है कि लाइक अदर कंडीशंस क्या होती है। आप यहाँ से भी एक तरह से चीज़ों को और भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में इंप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर लेटर सपोज इन केस आता भी है तो एक तरह से इसी क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 3 फेयर डैश को हमने रोल किया, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 और 3 बोला, ठीक है। देखो सिंगल रोल ऑफ डाइज में, ठीक है, जब हमने डाइज को एक बार रोल किया 1 रोल में, आप बोलोगे जो पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, पॉसिबल सेट बनेगा उसके आउटकम्स का, वो क्या बनेगा, या तो 1 आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 6, ठीक है। डाइस को एक बार रोल करने पे जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो ये आएंगे, आप बोलोगे पॉसिबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमको उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें प्रोडक्ट है डिविजिबल नहीं है 2 और 3 से। तो एक बात बताओ, 2 और 3 से डिविजिबल हमें नहीं बताना, तो एक सिंगल थ्रो में हम 2 को तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 को हटा देना है। 3 भी नहीं ले सकते हैं, 4 भी नहीं ले सकते हैं, और 6 भी नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 2 और 3 दिया है, दैट मीन्स कि 2 और 3 या 6 कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल है और 3 का भी है, तो दैट मीन्स कि ये भी नहीं ले सकते हैं। कट 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 लगा दो, सॉरी, ठीक है। तो 2 3 4 6 हट गए, जो हम ले सकते हैं आप बोलोगे सिर्फ 1 और 5 ले पाएंगे,
ठीक है। सिंगल थ्रो ऑफ डाइज में जो पॉसिबल आउटकम्स आएगा आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब हमें डिविजिबिलिटी 2 और 3 की नहीं चाहिए, तो नहीं चाहने के लिए आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 1 और 5 ही टर्म्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप कोई नहीं ले सकते सिंगल थ्रो में। दैट मीन्स कि आप कितने ले रहे हो, आप 2 ही टर्म ले पा रहे हो, टोटल आउटकम्स हैं 6, लेकिन ये कहीं ना कहीं डाइज को हमने कितनी बार थ्रो किया है 3, इसलिए पावर 3 कर दो तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर, दैट इज़ 1/27, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था एक तरह से, कौन सा बेस पे था ये, और प्रोबेबिलिटी का ये अच्छा क्वेश्चन लगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम ने परचेज की है सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। अब बोल रहा है वो किस रेशियो में पानी को मिलाए उस सॉफ्ट ड्रिंक से कि वो मिक्सचर को 40 रुपये में बेचे और उसके बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो। देखो कभी भी अगर पूछा जाए ना कि कितना रेशियो पानी मिलाए, तो हमेशा ना एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर आप बेसिक से करना चाहोगे तो के रेशियो 1 मान के चलना, ठीक है, हमेशा के रेशियो 1। अब देखो यहाँ पे के जो है वो डिनोट कर रहा है किसका, वाटर का, सॉरी मिल्क। क्वेश्चन में मिल्क है ना, नहीं सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉरी क्वेश्चन में सॉफ्ट ड्रिंक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो के है और वाटर है वो 1, ठीक है। अब देखो इनिशियली उसने परचेज किया सॉफ्ट ड्रिंक 50 रुपये प्रति लीटर, हम कह रहे हैं के यूनिट है, तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी उसकी, आप बोलोगे 50 के डिवाइडेड। अब फर्दर उसके पास बेचने के लिए कितना है, आप बोलोगे के प्लस 1 यूनिट हो गया ना, क्योंकि के तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक था और 1 यूनिट उसने वाटर लिया, तो डेट इज के प्लस 1 यूनिट, और वो बेक कितने में रहा है, आप बोलोगे 40 इज इक्वल्स टू उसे प्रॉफिट कितने का होगा 20%, 20% 1/5, दैट इज 5 का सामान 6 में बेका, ये हुआ ना। तो यहाँ पे सी पी इज इक्वल्स टू 5 है और ये एस पी वाला पार्ट है दैट इज 6, कुछ नहीं करना, यहाँ से काटा पीटी कर दो, ये चला गया टाइम्स में, 0 से 0 गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आ जाएगा 6K इज इक्वल्स टू 4K प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आप के की वैल्यू देखना, डेट इज 2K की वैल्यू आ गई 4 और के की जो वैल्यू है वो आ गई 2, कुछ नहीं करना, के की वैल्यू आप जब यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2:1, ठीक है। के जब आप पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 2:1, बट ये 2:1 क्या है, ये सॉफ्ट ड्रिंक और वाटर का रेशियो है, ये सॉफ्ट ड्रिंक और वाटर का रेशियो 2:1। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इन व्हाट रेशियो शुड वाटर को मिक्स करने का, वाटर का पूछा है तो वाटर का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 1:2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये एक तरह से था बेसिक्स के तरीके से करने का। नहीं तो एक इसका जो ऑल्टरनेट मेथड में बताऊँ, ठीक है, ऑल्टरनेट अगर इसकी ऑल्टरनेट मेथड पे चलें तो देखो इनिशियली आप बोलोगे सीपी कितना है, आप बोलोगे 50 रुपये है, ठीक है। अब 20 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई, उसे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैं कह रहा हूँ 20 रुपये का प्रॉफिट का मतलब है और 40 रुपये में उसने बेचा, दैट मीन्स कि 6 की वैल्यू, ठीक, 6 की वैल्यू कहीं ना कहीं 40 है, 6 की वैल्यू 40 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की सीपी तो निकलनी, दैट इज़ 200/6, ठीक है। अब इसे काटेंगे दैट इज़ 100/3। अब जो अगले केस में हमने जो निकाला यहाँ पे, ठीक है, पानी मिलाने के बाद, तो वहाँ से जो हमारा सीपी है वो 100/3 आ गया। अब देखो यहाँ रेशियो कंपेयर करो, ठीक, ये 3 यहाँ जाएगा दैट इज़ 150 रेशियो 100, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज़ 3:2। अब देखो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये 3 इंप्लाई कर रहा है कि इनिशियली जो था वो 3 यूनिट थी एक तरह से सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है, इनिशियली 3 यूनिट थी सॉफ्ट ड्रिंक की। अब फाइनल जब पानी मिला के उसने बेचा तो 2 यूनिट बची। तो एक बात बताओ कितनी यूनिट कम हुई, आप बोलोगे 1 यूनिट कम हुई, तो ये जो 1 यूनिट कम हो रही है 1 लेस, ये क्या है, ये आप बोलोगे वाटर की ही तो यूनिट है, क्योंकि हम वाटर डाल के बेच रहे हैं, ठीक है, वाटर डाल के बेच रहे हैं, तो डेट मीन्स की जो वाटर है और सॉफ्ट ड्रिंक है वो 1:2 है। ये तरह से आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पे भी लगा सकते हो इसको, ठीक है, बट मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा बेसिक से अप्रोच करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है लगे कि लाइक बेसिक से आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार यूज टू हो जाओगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप विद इन अ सेकंड यहाँ से भी इजीली निकाल सकते हो। बट ये है कि आपका यहाँ पे क्या होता है कि मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंट हो तो आप आंसर को लेकर, बट यहाँ पे क्या होता है कई बार आपको सोचना पड़ता है कि क्या कैसे करें, तो वो कहीं ना कहीं आपका मतलब एक तरह से थोड़ा एक तरह से डाउटफुल रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पाइप ए और बी है आउटलेट पाइप्स, ठीक है, और सी इनलेट पाइप है। आउटलेट मतलब डेट इज़ माइनस माइनस से डिनोट कर देते हैं, सी इनलेट पाइप डेट इज़ ये फिल कर रहा है किसी टैंक को, ठीक है। पाइप ए अलोन कैन एम्प्टी द होल टैंक इन 18 आवर्स, पाइप ए ने 18 घंटे में खाली कर दिया, ठीक है। और बी और सी को जब ओपन टुगेदर किया तो टैंक फिल्स, अच्छा टैंक फिल हो रहा है, डेट इज़ बी और सी फिल कर रहे हैं, हम प्लस कर देते हैं ना 9 आवर्स में, ठीक है। इफ़ वी ओपन पाइप ए सी टुगेदर टैंक फिल्स इन, ठीक है, ए और सी में भी टैंक फिल हो रहा है, ठीक है, टैंक फिल हो रहा है डेट इज़ 12 आवर्स में। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे डेट इज़ 36, यहाँ से आ जाएगा 18 2 36, डेट इज़ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है वो टैंक को खाली कर रहे हैं, ठीक है। और 9 4 36, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव ही होगा, और ये 12 3 36। अब एक बात बताऊँ, यहाँ जो ए की एफिशिएंसी है वो -2 है और यहाँ ए और सी की 3 है, तो ए की अगर -2 है और ए सी की 3 है तो कहीं ना कहीं जो सी की है वो 5 होगी ना। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से हम कंपेयर करें ए प्लस सी इज इक्वल टू 3 है और ए की -2 है, तो आप बोलोगे जो सी की आएगी, ठीक, जो सी की आएगी वो क्या आएगी, 3 + 2 यहाँ चला जाएगा डेट इज़ 5। अब सी की अगर 5 आ गई, ठीक, और बी की कितनी है,
बी की नहीं पता, सी की आप बोलोगे 5 है, ये बराबर है 4, और बी की कितनी है एफिशिएंसी आ जाएगी, आप बोलोगे -1। -1 साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो डेट मीन्स की जो पाइप बी हो टंकी को कहीं ना कहीं खाली करा, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है पाइप जो बी है वो आउटलेट पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बी की एफिशिएंसी -1। अब हमसे बी पूछा गया है कि कितने समय में उस टंकी को, पूरी टंकी को खाली कर देगा। टोटल यूनिट कितना है 36, 36 को डिवाइड कर देंगे इसकी एफिशिएंसी से -1 जो कि है, डेट इज आ जाएगा 36 आवर्स। माइनस एफिशिएंसी डिनोट करा है, दैट इज ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट एम इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल बना लेते हैं भाई। ओके, जीएच के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज जी एच के और एल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और एम कहीं ना कहीं सेंटर बता रखा है। एक सेकेंड, हमसे बोला इफ साइड जी एल इज एक्सटेंडेड, जी एल इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट एन, लेट अस सपोज इट इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट एन, ठीक है, सच दैट एल एन इज इक्वल टू एल के, ये जो है ये इसके बराबर आ गया, ओके। और एंगल जी एच के 68 है, डेट इज जी एच के, ये जो एंगल है ये क्वेश्चन में दे रखा है 68, और एच जी एल ये एंगल हमें दे रखा है 78। हमसे पूछा एच के एन, डेट इज एच के, अच्छा ये से यहाँ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और हमसे इस एंगल की वैल्यू पूछिए। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होंगे ना, अपोजिट एंगल के पेयर्स का सम जो होगा वो होता है 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब यहाँ देखो ये 78 है, तो आप बोलोगे ये कितना होगा, ये वाला पोर्शन, इसे मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये जो पोर्शन होगा आप बोलोगे ये 102 होगा, ठीक है, डेट इज़ 180 माइनस 78 इज इक्वल टू 102। अब ये 68 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 112, फर्दर से 180 में से माइनस करेंगे तो 68 ही आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एक तरह से जो आउटसाइड एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये 68 आ गया। अब एन एल इज इक्वल टू एल के है, ठीक है, एन एल इज इक्वल टू एन के है, तो कहीं ना कहीं अगर ये एंगल एट सपोज मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, तो ये एंगल भी ए ही होगा, यही होगा ना ए एंगल। अब ये 112 है, तो ये दोनों कितने होंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं 112 के बराबर होंगे, दैट मीन्स कि ये आ जाएगा 56, और ये भी आ जाएगा 56। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एच के एन की वैल्यू, एच के एन कितना है, आप बोलोगे 102 प्लस 56, डेट इज एच के एन जो है वो 102 प्लस 56 के बराबर है, डेट इज़ 158 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये एक तरह से कुछ नहीं था क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, बस ये था कि आपको हो सकता है इसमें टिपिकल थोड़ा लगे, बट ऐसा कुछ था नहीं है, मतलब एक तरह से बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट बोला है, ठीक है, जो कि जब हम डिवाइड करेंगे इससे 8, 12, 20, 24 है, और रिमाइंडर जो आएगा 5, 9, 17, 21 आएगा। तो हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब सेम नंबर को 17 से डिवाइड करें। तो देखो यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट समझना कि लेटर सपोज एन कोई नंबर है, मैं कह रहा हूँ, ठीक, उस नंबर को हमने पहले डिवाइड किया ए से, तो रिमाइंडर हमें आया R1। जब हमने डिवाइड किया बी से तो रिमाइंडर हमें मिला R2। जब डिवाइड किया सी से तो रिमाइंडर मिला R3, और डी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें मिला R4। लेटर सपोज एन टाइम्स ऐसे ही डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग नंबरों से, और रिमाइंडर आ रहा है R1, R2, R3, R4, Rn। अब मैं कह रहा हूँ अगर इन सभी का डिफरेंस, किसका, इन सभी का, दैट इज जिससे डिवाइड किया और जिसका रिमाइंडर निकाला, दैट इज A माइनस R1, B माइनस R2, C माइनस R3 और D माइनस R4, ये सारे बराबर है, मैं कह रहा हूँ इक्वल है, डेट इज इक्वल का साइन लगा देते हैं, और इसे मैं डिनोट कर देता हूँ लेटर सपोज R से, ठीक है। तो जो नंबर होगा ना कहीं जो नंबर होगा वो आपका होगा एलसीएम ऑफ ABCD का के टाइम्स, लेटर सपोज कोई भी नंबर है, एलसीएम ऑफ ABCD का के टाइम्स माइनस R, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखना, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है लार्जेस्ट 4 डिजिट बताना है। अब 8 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, आप बोलोगे कितना डिफरेंस है इसका, 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3। सिमिलरली जब 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 9, कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे दोबारा 3। 20 से डिवाइड करने पे 17, डेट इज रिमाइंडर कितना है 20 और 17 का डिफरेंस, आप बोलोगे 3। और 24 से डिवाइड करने पे फिर दोबारा 21 दिया रिमाइंडर, डेट मीन्स डिफरेंस 3। तो जो नंबर होगा हमारा, ठीक है, जो नंबर होगा हमारा वो कहीं ना कहीं एलसीएम होगा 8, 12, 20, 8, 12, 20, 24 का एलसीएम के टाइम्स -3।
अब 8 12 24 कैल्शियम होगा, डेट मीन्स कि कितना 60 होगा, नहीं ये होगा 120। तो मैं कह रहा हूँ जो हमारा नंबर होगा 120K-3 की फॉर्म में होगा। ये हमारी एक जनरल फॉर्म आ गई कहने का मतलब। अब इसी फॉर्म्स के थ्रू हम अपने क्वेश्चंस की तरफ पहुंचेंगे। हमसे बोला है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है भाई, एक बात बताओ, लार्जेस्ट 4 डिजिट बोला है, अगर मैं यहाँ K की 1 डाल देता हूँ तो ये 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, वो भी स्मॉलेस्ट होगा। अब 4 डिजिट नंबर की कंडीशन क्या होती है, आप बोलोगे उनके लास्ट में कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो बन सकती है वो ये बन सकती है, ठीक। बट इसे भी सेटिस्फाई करवाना है, तो मेरे को इतना मालूम है कि 120 को अगर मैं 8 पे ले जाऊँ तो 960 के अराउंड आती है, ठीक। अगर मैंने इसे यहाँ पे ले गया 8 के अराउंड तो ये आ जाएगी, आप बोलोगे 9600, 80 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो, ठीक। 80 से मल्टीप्लाई करने पे 9600 आएगी। अब मुझे पता है इस 600 को फर्दर में और नज़दीक लेके जा सकता हूँ, कैसे, अगर मैं 360 और ऐड कर दूँ, लेट अस सपोज 360 जो कि 3 टाइम्स में, तो 80 की जगह 83 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेट इज़ 9960, ठीक। ये हो जाएगा 83 टाइम, दैट इज़ K की वैल्यू 83, और -3 कर देंगे, दैट इज़ -3, तो ये हमारा आ जाएगा नंबर, रिक्विजिट नंबर। ये 9957 वो नंबर है जिससे जब हमने 8 12 20 24 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है हमारा वो 5 9 17 और 21 है। बट हमसे क्वेश्चन में बोला है कि उसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो यहाँ ना आपको एक तरह से 9957, खैर अगर कर दिया तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली इसे डिवाइड कर दो 9957 को 17 से, तो 17 5 जा 18 5 145, 17 7 जा 119 136 9597, दैट इज 17 5 जा 85 और 12, एक तरह से रिमाइंडर जो है वो 12 आ गया, ठीक है। एक तरह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ओलिव का, ये वाला जो क्वेश्चन था, खैर इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसे अच्छे से देख के जाना, ये खैर एसएससी में पहले भी पूछा जा चुका है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मतलब क्वेश्चन आ रहा है, बट ये पूछा जा रखा है, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना और इस कॉन्सेप्ट को समझ के जाना। ये जो एलसीएम ऑफ ABCD का K टाइम्स होता है माइनस रिमाइंडर कैसे हमने किया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 रिजल्ट का एवरेज हमें दे रखा है 23, ठीक है। 5 का हमें 23 दे रखा है, पहले 3 का है 20 और आखिरी 3 का भी 20 है, ठीक है। तीसरा नंबर बोला है, ठीक है। थर्ड नंबर बोला है, हम कुछ नहीं डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। थर्ड नंबर बोला एवरेज कितना है 5 का 23, आप बोलोगे 23। अब मैं कह रहा हूँ पहले 3 नंबर का जो है वो 20 है, तो कितना कम है एवरेज से, आप बोलोगे ये 20 जो है वो कितना कम है, आप बोलोगे 3 कम है। नंबर कितने हैं 3, फिर दोबारा दूसरे में भी बोला है 3 कम है, यानी ना लास्ट 3 नंबर में इसमें भी 3 कम है क्योंकि दोनों केस में 20 है 3 नंबरों में, तो ये आ जाएगा 23 -9 डेट इज़ 5। सो ये जो 5 है वो कहीं ना कहीं आपका थर्ड नंबर है, ठीक है। ये था डेविएशन के कॉन्सेप्ट से। खैर अगर आप बेसिक से करना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। 23 का 5 है, डेट मीन्स कि 115 115 ये हो गया, ये 5 नंबर का हो गया। अब शुरू के 3 नंबर को कितना आएगा, आप बोलोगे 60 आएगा, अगले का 60 आएगा, तो इसमें 6 नंबर हो जाएंगे। आप देखना इसमें क्या होगा 1 2 3 होगा और 3 4 और 5, तो इनका आ गया 120 और 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 इसका 115, तो ये 115 प्लस 3 थर्ड नंबर बचेगा डेट इज़ 120, और यहाँ से थर्ड नंबर है 120 माइनस 115 डेट इज़ 5 आएगा। सो आप बेसिक से भी कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं डेविएशन भी आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। डेविएशन का कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़फुल होता है जब संख्याएं बहुत ज़्यादा में दी गई हों। लेट अस सपोज जैसे 38 संख्या दे दी या 43 संख्या दे दी शुरू के, लेट अस सपोज 24 की कुछ दे रखी है, आखिरी के 24 की कुछ दे रखी है, और उस केस में वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई में ना हो, मतलब एक तरह से नेचुरल नंबर ना हो कि लाइक पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में दी हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं डेविएशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़फुल होता है। खैर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ए ने अपनी दुगनी एफिशिएंसी से और बी ने अपनी आधी एफिशिएंसी से काम किया होता तो वर्क जो है वो 4 दिन में खत्म होता। तो ए का पूछा है, तो लेट अस सपोज हम उनकी एफिशिएंसी ए और बी से ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ए की एफिशिएंसी ए है और बी की बी है, ठीक है। अब देखो जो टोटल वर्क होता है, ठीक, टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ डेज इनटू में एफिशिएंसी का प्रोडक्ट होता है, EFFICI, एफिशिएंसी का एक तरह से प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हमसे बोला है पहली कंडीशन में ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी मैंने बताई ए, बी की कितनी बताई बी, ये इनकी सम ऑफ एफिशिएंसी आ गई, इनटू में 5 दिन इन्होंने काम किया, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है, पहली कंडीशन के हिसाब से। अब बोल रहा है ए ने अगर अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम किया होता डेट मीन्स कि 2A से, और बी ने किया होता हाफ से डेट इज़ B/2, उस केस में जो वर्क है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है आपका 4 दिन में, इनटू में 4। दोनों केस में वर्क जो एक तरह से वर्क की जो मात्रा है काम करने की एक तरह से बराबर ही है, ठीक है। हम ये क्वेश्चन में खैर दिया नहीं होता, बट ये कहीं ना कहीं हम खुद एक तरह से प्रिजम्पशन लेके चलना पड़ता है हमें, ठीक है, कि दोनों कंडीशन में जो काम है वो कहीं ना कहीं समान है एक तरह से, दैट्स वाई वो इक्वल ही होंगे यूनिट। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों को कंपेयर कर देना, यहाँ से आ जाएगा 5A + 5B, और यहाँ से आ जाएगा आपका 8A + 2B, यह आ जाएगा 3A = 3B और A = B। दैट मीन्स कि ए और बी की एफिशिएंसी वो सेम ही है, ठीक है। बस कुछ नहीं बोला हमसे, ए और बी अकेले कितने दिन में करेंगे, तो किसी भी एक में डाल के, ठीक है, आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ TW डिनोट कर रहा है। अब ए और बी में जैसे ही मैंने डाला तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आप बोलोगे डेट इज़
2 इंटू में 5, 10 यूनिट टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी और बी की सेम ही है, दैट मीन्स कि 1:1, ठीक है 1:1 है, दैट मीन्स कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, अब ए का हमें निकालना है, क्या निकालना है, डेज, ए का डेज निकालना है, तो दैट मीन्स कि 10 को डिवाइड करूँगा 2 से और यहाँ पे आ जाएगा 5, सॉरी 10 को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 10 को मैं डिवाइड करूँगा 1 से, क्योंकि एफिशिएंसी का इनका रेशियो 1:1 ही आएगा, ए और बी का जो है वो 1/1, और यहाँ से 10 को डिवाइड कर, दैट इज 10 डेज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, थ्राइस एज लॉन्ग टू रोड डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम 3 गुना समय ले रहा है, और सेम डिस्टेंस, फिर द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों केस में, डिस्टेंस सेम ही है ना, चलो बेसिक से कर देते हैं, डिस्टेंस बराबर, मैं कह रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट आपकी बी है और स्ट्रीम की एस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बी प्लस एस इज इक्वल टू, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 1 यूनिट अगर टाइम मारा है, तो अगली कंडीशन में डिस्टेंस अपॉन में बी एस माइनस एस, क्योंकि अगेंस्ट द स्ट्रीम बोला, अगेंस्ट द स्ट्रीम के केस में 3 गुना समय ले रहा है, 3 टाइम्स, 3 गुना मतलब 3 यूनिट एक तरह से टाइम का ले रहा है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ या इक्वल एक तरह से कंपेयर कर दूँ, डेट मीन्स कि यहाँ से बी प्लस एस जो है वो डी आएगा, और यहाँ से जो डी आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ बी माइनस एस आ जाएगा, दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ बी माइनस एस। यहाँ से अगर कंपेयर कर दो, दैट इज मीन्स बी प्लस एस इज इक्वल टू 3b माइनस 3s, यहाँ b होगा 2b और यहाँ हो जाएगा 4s, यहाँ बोट बाय स्ट्रीम की जो आएगी रेशियो 2:1 आएगी, ठीक है। डेट मीन्स की ऑप्शन नंबर, हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम, तो बोट की आ गई 2 और स्ट्रीम की आ गई 1, दैट इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है, कोन का बेस का रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, आप बोलोगे 6, और हमसे इसका वॉल्यूम दे रखा है, स्लैंट हाइट पूछे, ठीक है, डेट मीन्स कि ये पूछिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर डेट इज 6 का स्क्वायर 36, और एच है नॉर्मल हाइट, ठीक है, ये हम डिनोट कर देते हैं एस से, और ये एल स्लैंट हाइट जो कि हमें निकालनी है, इससे इक्विवेलेंट कर देते हैं 360 पाई, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, पाई से पाई गया, 3 से 12 टाइम्स में गया, 12 से ये 30 टाइम्स में गया, तो हमारी जो हाइट आ गई वो कहीं ना कहीं 30 आ गई, ये जो है वो 30 आ गई। अब देखो हमसे एल बोला है, तो एल क्या होगा, आप बोलोगे जो एल होगा वो अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ 6 कॉमन ले लो, 6 बाहर ले लो, डेट मीन्स कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 50, डेट इज 6√26, 6√26 सेंटीमीटर राइट आंसर, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। बेसिक क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ठीक है, ओके, 2 पॉइंट्स पे जो कि अपोजिट साइड्स में है 30 और 45 डिग्री का, ठीक है। तो देखो 30 और 45 डिग्री के अपोजिट साइड्स में है, लेट अस सपोज ये यहाँ है, ये यहाँ है, इसे मैं नोट कर रहा हूँ, ए बी पहला पॉइंट है, सी और डी सेकंड पॉइंट है, क्योंकि अपोजिट साइड्स बोल रखा है, ठीक है। हाँ, और ए सी हमें टावर दे रखा है, हमसे इस टावर की एक तरह से हाइट पूछी है, ए सी की वैल्यू पूछी है हमसे, ए सी की वैल्यू क्या होगी, लेट अस सपोज मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ 45 डिग्री, और ये जो है वो 30 डिग्री है, और हमें जो इनके बीच की दूरी है 60 मीटर दे रखी है, डेट मीन्स की बी डी की लेंथ है वो 60 मीटर है, ठीक है। यार देखो यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रायंगल ए सी डी की बात करूँ, आप ए सी डी में देखना, अगर लेटर सपोज मैं ए सी को लेता हूँ 1 यूनिट, तो आप बोलोगे हमारी सी डी भी 1 यूनिट आएगी, क्यों, क्योंकि 1045 लगाएंगे तो ए सी अपॉन में सी डी इक्वल टू 1045, और 1045 1 होता है, तो ए सी इक्वल टू सी डी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में एक काम करो, ट्रायंगल ए सी बी में आ जाओ, या ट्रायंगल ए बी सी में आ जाओ, ठीक। जैसे हम ट्रायंगल ए बी सी में 1030 हमें मालूम है, अगर ए सी 1 है तो बी सी हमारा √3 यूनिट होगा, क्यों, क्योंकि ए सी बाय सी बी अगर 1030 लगाएंगे, 1030 होता है 1/√3, ठीक है। अब √3 + 1 यूनिट की जो वैल्यू है, आप बोलोगे √3 + 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है हमें 60 मीटर, और हमसे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ए सी क्या है, ए सी ही की तो वैल्यू निकालनी है, ए सी 1 यूनिट है, तो आप बोलोगे जो ए सी की वैल्यू है 1 यूनिट की वो आ जाएगी 60 अपॉन में √3 + 1, इसे रेशनलाइज कर देंगे हम फर्दर, दैट इज √3 - 1, यहाँ पे √3 - 1, ये √3 + 1 √3 - 1, ये बचेगा 2 से इसे कट करेंगे, दैट इज 30 √3 - 1, 30 √3 - 1, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, इसके बीच में बताने हैं, और प्राइम नंबर्स इनके बीच में बताने हैं, और ओके x + y और x - y, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेते हैं। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आप बोलोगे कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं अदर देन प्राइम, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है उन्हें कंपोजिट बोलते हैं, एक्सेप्ट 1, याद रखना 1 एक ऐसा नंबर है, ठीक, जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट,
नॉर कंपोजिट, या यूँ कह सकते हो कंपोजिट नंबर ऐसे भी होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1 और एक वो नंबर खुद होता है। लेट अस सपोज 37 की अगर मैं बात करूँ तो 37 के दो फैक्टर होंगे, आप बोलोगे 1 और 37, ठीक है, वो नंबर खुद और एक तरह से 1। बट कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कहीं ना कहीं दो या उससे ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, सॉरी दो हो ही नहीं सकते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज जो पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर बनेंगे, आप बोलोगे 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो इसके कहीं ना कहीं ये 3 फैक्टर हैं जो कि दो से ज़्यादा हैं और ये कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन वहाँ पे आती है कि जो 1 है ना वो वन एक तरह से आपका ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको खैर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, 1 से लेकर 100 तक में, शुरू से 1 से लेकर 100 तक में जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं, 23 प्राइम नंबर्स होते हैं, और जिसमें से 1 से 50 के बीच में होते हैं आप बोलोगे 15, ठीक है, और 51 से लेकर 100 के बीच में होते हैं 10, ये हो गया। और दूसरी चीज़ आपको 100 तक कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स याद भी होने चाहिए, क्योंकि पेपर्स में कहीं ना कहीं 100 तक के प्राइम नंबर्स के बीच में अक्सर क्वेश्चन एक तरह से कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, एक तरह से आप फंस जाता है। तो खैर मेरे को तो याद है, मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख भी देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। डेट मीन्स कि ये अब यहाँ पे देखना, मैंने बोला था ना शुरू में, डेट मीन्स कि 15 होते हैं आपके 50 तक, तो इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 2 और 47 ऐसे नंबर हैं, मतलब 2 से 47 तक, 50 तक की काउंटिंग में 15 आ गए, और आगे देखना 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्स बता रखा है टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अदर देन प्राइम है, और 86 से ये रेंज भी दे दी इन्होंने 86 से 100, तो 86 से 100 आप बोलोगे जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो कितने आएंगे बताओ, 89 और 97 होगा बस, 83 89 97 होता है, तो 93 और 97। अब 86 से 100 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, आप बोलोगे 13। इसके बीच में जो नंबर्स होते हैं, लेट अस सपोज अगर मैं इसे डिनोट करता हूँ एक्स, तो x कहीं ना कहीं टोटल नंबर आप बोलोगे 13 है 86 से 100 के बीच में, जिसमें से दो प्राइम है। अगर मैंने दो प्राइम को निकाल दिया तो 11 हमारे पास क्या आ गया, 11 वो संख्या आ गई जो कि डिनोट करिए कंपोजिट है। अब देखो प्राइम नंबर्स 121 से 33 के बीच में बोला है, तो 121 से 33 के बीच में प्राइम अगर हम जाएंगे तो हमें पता है इवन नंबर वाले तो होगा नहीं, ऑड पे जाएंगे तो पहला 122 होगा नहीं, 123 होगा, ये बताओ 123। अगर मैं 123 की बात करूँ 3 से डिविजल नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 125 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 127 ओके इसे चेक करना पड़ेगा क्योंकि ना इसमें 2 आ रहा है ना 3, कुछ भी नहीं, 128 नहीं होगा, 129 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 31 भी 131 चेक करना पड़ेगा, 32 भी नहीं, और बस वहाँ तक। अब देखो 127 को चेक करने के लिए क्या करोगे आप, इसके जो बेसिकली आसपास का जो भी स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर एक तरह से वहाँ तक आप चेक करोगे एक तरह से, ठीक है, मतलब एक तरह से उसके स्क्वायर रूट तक। अब फॉर एग्जांपल 127 11 और 12 के बीच में आता है, तो 12 तक के स्क्वायर्स में अगर इसे चेक कर लो तो भी मोर देन सफिशिएंट है। अब 127 अगर मैं फास्टली देखूँ तो 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, और 70 नहीं, 126 होता है, और 128 होता है 8 से, और 9 का मल्टीपल है नहीं, 10 का भी नहीं है, 11 का भी नहीं है, 12 का भी नहीं, तो 127 हमारे पास पहले नंबर निकल के आ गई। सिमिलरली 131 में 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं है इसमें, और 9 10 11 12, तो 131 भी हो गया। दैट मीन्स कि हमारे पास दो नंबर निकल के आ गए। तो ये जो वाई है ना, वाई ये दो है नंबर, ठीक। क्वेश्चन में बोला एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, एक्स हमारा निकल के आ गया 11 और वाई आ गया 2, डैट मीन्स कि 11 प्लस 2 13, और 11 माइनस 2 9, 39 या 117। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हो सकता है आपको लगे यार ये मैंने मतलब क्या करवा दिया, बट अगर आप देखो तो सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ही लिमिटेड है, 127 ये वाला पार्ट है बस सॉल्यूशन वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है प्रोवाइडेड डेट कि आपको उससे पहले बैकएंड में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होता है, और 100 तक के प्राइम नंबर कहीं ना कहीं आपके टिप्स पे वो चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड और जल्दी से एक तरह से निकाल पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर वही है कि आप पेपर में सोचते रह जाओगे कि क्या क्वेश्चन पूछ ले क्या नहीं। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकंड, मतलब यूँ कह लो हार्डली टुक अराउंड 30 सेकंड्स के अराउंड का ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन हमसे मोड पूछा, ठीक है, ठीक है। मोड का फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है सक्सीडिंग क्लास, इन 2 में हाइट, एक तरह से क्लास विड्थ से भी डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऑकरिंग है 12, तो हमारी जो मॉडल क्लास है वो 10-15 हो गई, ठीक है, मॉडल क्लास 10-15 हो गई। उसकी लोअर लिमिट क्या है, आप बोलोगे 10,
मैं लिख देता हूँ यार यहाँ, मॉडल जो क्लास है वो है हमारी 10 से 15, इसकी लोअर लिमिट यही एल की वैल्यू होती है, वो 10 है, ठीक। अब देखो 10 प्लस F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज यहाँ पे है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 12, माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले आप पड़ती है, दैट मीन्स कि 8 टू F1 दैट इज 24 माइनस 8 माइनस F2 होता है फ्रीक्वेंसी उस ऑफ द क्लास दैट इज सक्सीडिंग टू दी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से अगली जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि 6 इंटू में H है 5। अब यहाँ से हम बस कुछ नहीं करना, ये अब हमारा जो है वो प्लस माइनस चलेगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 14, 10 इंटू में 5 से गया ये 2, डैट मीन्स कि यहाँ आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10 + 2 12। सो 12 दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि अंकित ने, ठीक है, उसे लॉस हुआ 25% का जब उसने 35 ऑरेंजेस को 60 रुपये में बेचा। अब हमसे पूछा है कि वो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस को बेचे जिसकी वजह से क्या हो, उसे 30 रुपये में वो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस बेचेगा 20% प्रॉफिट करने के लिए। तो देखो पहली कंडीशन में दे रखा है कि उसे 25% का घाटा हुआ, ठीक है, जब उसने 60 रुपये में बेचा। तो एक बात बताओ 25% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे 25% फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, डेट मीन्स की कोई चीज़ 4 की थी अब वो 3 में हो गई, ठीक है। अब इस 3 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 60 रुपीज़ दे रखा है, तो मैं कह रहा हूँ 4 यूनिट की कितनी आएगी? आप बोलोगे 4 यूनिट की 80 आ गई। तो पहले केस में जो कहीं ना कहीं सीपी था, जो दुकानदार की जेब से लागत लगी उस सामान को खरीदने में 35 सामान को खरीदने के लिए, ठीक, 35 नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदने के लिए उसे 80 रुपये की लागत लगानी पड़ी, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है दूसरी कंडीशन में कि 30 रुपये में मिनिमम कितने ऑरेंजेस को बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं 35 आर्टिकल्स पर निकाल लेता हूँ 20% का प्रॉफिट। तो 80 का 20% प्रॉफिट कितना होगा? आप बोलोगे 80 का 20% होगा 16, डैट मीन्स कि ये बन जाएगा 96। तो डैट मीन्स कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कहीं ना कहीं 96 रुपये में 96 रुपीज़ में 35 आर्टिकल्स बेचने होंगे। 20% प्रॉफिट, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उससे 96 रुपये में 35 आर्टिकल्स बेचने। बट हमसे क्वेश्चन में बोला 30 रुपीज़ में कितने बेचेंगे। तो एक बात बताओ 1 रुपये में कितने बेचेंगे? यहाँ बेसिक मैथ्स है, ये बेसिक मैथ्स। आप बोलोगे 35/96, 1 रुपये में इतने आर्टिकल। हमसे क्वेश्चन में बोला है 30 रुपीज़ का, तो 30 रुपीज़ के लिए क्या करेंगे? फर्दर 30 से मल्टीप्लाई, डेट मीन्स 96 इंटू में 30, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 5 जा, और ये आ जाएगा 6 16 जा, ये जाएगा 35 70 140 175, 175 अपॉन में 16, 16 10 जा 160, और ये रफली कहीं ना कहीं 11 के आसपास करीब चला जाएगा, 10.9 समथिंग, जो कि 11, दैट इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमसे मिनिमम की वैल्यू पूछी थी। ये सारा कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस पे था, ठीक है, ऐसा कोई इसमें फॉर्मूला या कुछ वो नहीं लगा, ये प्योरली एक तरह से कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बाइक है 732 किलोमीटर करिए 12 घंटे में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 15 आवर्स, ठीक है, जिसका स्पीड 40% ज़्यादा है। तो यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगी? आप बोलोगे 732 से मैंने किया, डेट इज 12 6 72 61 आ गई ना, 7/5, हाँ 61 आ गई, ठीक है। अब हमसे बोला है बस की स्पीड 40% मोर है। 40% मोर का मतलब क्या? 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 2/5, दैट मीन्स की कोई चीज़ 5 थी अब वो 7 हो गई। तो 61 में क्या करना है आपको? 7/5 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ये आ जाएगी एक तरह से बस की स्पीड। अब हमसे बोला है 15 घंटे में कितने करेगी? 15 घंटे के लिए 5 3 जा कर दो, तो डैट मीन्स की 7 6 जा 42, 427 को 3 से करोगे तो आ जाएगा 1287, सॉरी 1281, 27 या 81 होता है, हाँ, डेट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 2x प्लस 10 4x 1 दे रखा है, ओके। 10 3x की वैल्यू पूछे। देखो कभी भी अगर 10a डॉट 10b 1 दे रखा है तो हमेशा याद रखना a प्लस b की वैल्यू 90 होगी, या इसका इन्वर्स भी ट्रू है। कहने का मतलब अगर कभी भी a प्लस बी 90 है तो 10a डॉट 10b इज 1 होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10a डॉट 10b इज 1, दैट मीन्स कि इस केस में क्या होगा? इनके जो एंगल्स का सम होगा वो 90 के बराबर होगा, दैट इज 2x प्लस 4x इज 90। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3x की वैल्यू, तो 3x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आप बोलोगे 45। अब 1045 कितना होगा? आप बोलोगे 1045 डेट इज 1। सो 10 3x की वैल्यू पूछी थी और 3x 45 है, डेट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी, ठीक है, उसने एक घर खरीदा 5 लाख में और उसे रेंट पे कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया? ही पुट्स 12 to 1/3% ऑफ ईच मंथ रेंट असाइड फॉर रिपेयर। उसने हर महीने के रेंट में से 12.5% रेंट को अलग कर दिया रिपेयरिंग के लिए। 1660 रुपये उसने एनुअल टैक्स पे किए, और ये सब करने के बाद, कहने का मतलब जो भी मंथली उसकी रेंट जा रही थी उसमें से 1/8, क्योंकि 12.5% का मतलब होता है इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/8 होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि 1/8 पार्ट को हटाने के बाद 1660 रुपये एनुअल टैक्स पे करने के बाद उससे 10% का एक तरह से इन्वेस्टमेंट पे रियलाइजेशन हुआ है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा मंथली रेंट ऑफ द हाउस। लेट अस सपोज मैं कहता हूँ मंथली रेंट ऑफ द हाउस एक्स है,
ये जो एक्स है वो मंथली रेंट है, ठीक है, बेसिक से करा रहा हूँ, बेसिक से मंथली रेंट एक्स है। तो आप बोलोगे ईयरली रेंट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ईयरली रेंट आ जाएगा 12x, ठीक है। ये हम ईयरली पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो 10% है ना, रियलाइज 10%, ये कहीं ना कहीं उसका ईयरली ही है 10%, ठीक है, मंथली नहीं है। और हमें जो टैक्स पे कर रहा है वो भी एक तरह से एनुअली पे कर रहा है, ठीक है, जो कि ईयरली है, दैट्स वाई। अब देखो 12x तो वो हो गया जो उसकी मंथली है, अब उसमें से बोला है हर मंथ उसने 1/8 अलग कर दिया, तो डेट मीन्स कि 1/8 आप बोलोगे 12x का 1/8 कितना होगा, 12:1/8, मैं कह रहा हूँ 3/2 1.5, तो 1.5 ये उसने अलग कर दिया, रिपेयरिंग में चला गया। अब फर्दर उसने 1660 रुपये भी पे किए। अब पे करने के बाद जो भी हो रहा है वो 10% रियलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे, उसके घर के जो उसने एक तरह से इन्वेस्ट किया, जो प्रॉपर्टी खरीदी है 5 लाख पे, 5 लाख पे 10% आप लोगे 50,000। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, कि उसे किस चीज़ पे हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उसने शुरू में मेंशन कर रखा है कि एक आदमी ने 5 लाख में घर खरीदा और उसे रेंट कर दिया। तो जो प्रॉफिट की भी जो बात हो रही है ना, एक तरह से रियलाइज 10%, वो भी कहीं ना कहीं उस अमाउंट पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली आप सॉल्व कर देना है, यहाँ से आ जाएगा, डेट मीन्स कि 12 में से करेंगे 10.5, एक्स की वैल्यू ये प्लस यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ 51,660। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 51,660, के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10.5 को मैं लिख सकता हूँ 21/2, ये आ जाएगा 7×3, ये आ जाएगा 7×7 = 49, और 7×3 = 7×8। यहाँ फर्दर 3 से मैं अगर कट करूँ, 3 से अगर कट करेंगे दैट इज़ 7×2 = 7×4 और 7×6 इंटू में 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 9, 2×6 सॉरी 4, 46 हो गया ना, 46×2 = 92, 492, ये आ गया 492, ठीक है। और ये 1 0 हमारी बची थी, डेट इज़ ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मंथली है ये एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है आपका, मंथली, एक्स है आपका मंथली, डेट इज़ 4920। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो उसकी मंथली इनकम होगी वो कहीं ना कहीं 492 होगी, 4920 सॉरी। और इस 4920 में से क्या करेगा, सबसे पहले 1/8 पार्ट। अब देखो 1/8 जब यहाँ से निकालोगे, मैं कह रहा हूँ अगर 4920 को 1/8 पार्ट निकालोगे, 49208, तो ये रफली कितना आएगा, 8 6 सॉरी 8 6 48, 8 1 8, 8 5 तो कहने का मतलब 615 रुपये हर महीने वो उसमें से निकाल रहा है, ठीक है। और 1660 रुपये अनुअली पे भी कर रहा है। उसके बाद जो रियलाइजेशन हुआ 10% का, एक तरह से याद रखना हमेशा, ठीक है। जो नेट इनकम होगी ना, एक तरह से नेट इनकम, या यूँ कह लो कि नेट प्रॉफिट, वो क्या होगा, वो एनुअल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस केस में जैसे हमें सिर्फ एक ही बोला था उसने रिपेयर का, हो सकता है कल को क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाए कि जिसमें 3 4 एक्सपेंसेस दे दिया जाए, ठीक है, कि लाइक वो फॉर एग्जांपल पेंट भी करवा रहा है, रिपेयरिंग, खैर वो तो रिपेयरिंग में ही आ जाता है, बट एक्सपेंसेस के तौर में लाइक जैसे कुछ भी हो सकता है, लाइक फर्नीचर वो रिप्लेस करवा रहा है, तो उस केस में भी एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। और माइनस जो भी आपका टैक्स दे रहे हो आप, टैक्स भी जैसे यहाँ पे एक ही टाइप का दे रखा है, हो सकता है वहाँ पे 3 4 कैटेगरी है जो टैक्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर टैक्स दे रहे हो, लैंड टैक्स दे रहे हो, समथिंग जो कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये कह रहा हूँ जो नेट इनकम होती है ना, नेट इनकम या नेट यूँ कह लो प्रॉफिट, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, वो हमेशा होती है एनुअल इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस टैक्स। ये वहीं वो लगा रखा है मैंने ये कॉन्सेप्ट। 50,000 पे अगर आप देखोगे, ये 50,000 क्या है उसका, एक तरह से नेट इनकम ही तो हो रहा है, या नेट प्रॉफिट हो रहा है, आप यूँ कह लो। ये कब हो रहा है, टोटल एनुअल इनकम उसकी 12x थी, उसमें से माइनस की एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस उसका रिपेयरिंग में जा रहा है, और दूसरा ये टैक्सेस में 1660 रुपये, तो ये बराबर आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, जो नेट इनकम या प्रॉफिट होता है वो होता है एनुअल इनकम माइनस ऑल द एक्सपेंसेस माइनस ऑल द टैक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस। अगली बार कभी भी क्वेश्चन है तो आप इसे कर देंगे, और आई होप सो कहीं ना कहीं ये आपको चीज़ें समझ में आ गई हों। और इस बार के ओलिव का ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से ओलिव में देख रहा हूँ कौन सा बेस क्वेश्चन है ज़्यादा ला रहा है। और हाल फिलहाल के एसएससी के एग्जाम्स में भी देखा भी गया है कि जो कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन है वो एसएससी अब ज़्यादा पूछ रही है, कहीं ना कहीं जो एक तरह से एस्पायरेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्टिफाई कर रही है ये ऐसे क्वेश्चन। तो मैं होप सो यही करूँगा कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं कई मरतबा। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में उस चीज़ का फियर नहीं होगा, और आप वहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है, कई बार आपको चीज़ें आती हैं बट वो होता है कि फॉर एग्जांपल आप रिकॉल करने के चक्कर में आप समय गवा देते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चनों को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में जाएँ तो आपका वो वहाँ पे आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि मुझे क्या समझना है क्या नहीं, आप डायरेक्टली विदिन अ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सॉरी 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 बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दीप राजू रामू, ठीक है, दीप राजू को मैं डिनोट कर रहा हूँ RA से, और रामू को डिनोट कर रहा हूँ RM से, ठीक है। दे इन्वेस्टेड वेरियस अमाउंट इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर 2016, ठीक है। दीप ने इन्वेस्ट किए हैं 10,000, आ जाओ दीप भैया, अक्टूबर के महीने में, ठीक है, ओके अक्टूबर में। राजू ने इन्वेस्ट किया है ट्वाइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दीप, दैट इज 20,000। इसने भी अक्टूबर के महीने में किया, ठीक है। और रामू ने इन्वेस्ट किया एन अमाउंट इन द मंथ ऑफ जुलाई, अच्छा रामू ने जुलाई में किया, दैट मीन्स कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में इन्होंने किया, 3 महीने ज़्यादा। तो रामू की जो इन्वेस्टमेंट है 50% है लेस जो कि दीप ने करी, दैट मीन्स कि 5,000 हो गई।
फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑब्टेन बाय रामू। अच्छा, रामू ने कितना प्रॉफिट परसेंट अर्न किया इसका पूछ रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 2016। एक बात बताओ, इसने अक्टूबर से स्टार्ट किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट मीन्स कि इसका 3 महीने कैपिटल रहा, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ 2016 बोला और 16 के अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर दैट इज 3 मंथ। सिमिलरली राम ने भी 3 मंथ्स के लिए किया क्योंकि उसने अक्टूबर में स्टार्ट किया, बट सॉरी राजू ने, ये राजू है RAJU, राजू ने भी 3 मंथ हुआ, बट जो राम है वो कहीं ना कहीं उसने जुलाई से स्टार्ट किया और जुलाई से एंड बनता है 6 मंथ का। कुछ नहीं करना, बस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 0 से 3 0 गया, 3 0 गया, 30 और 60 और 30, डैट मीन्स कि ये बन जाएगा 1:2:1। हमसे इसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा राम का, दैट इज़ 1 आउट ऑफ 1 + 2 + 1 दैट इज़ 4 इंटू में 100। तो ये जो आएगा राम का जो प्रॉफिट परसेंट आएगा टोटल जो एक तरह से प्रॉफिट होगा उसमें से 25% आएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी। ये नॉर्मल क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो रहा है ये, एक सेकंड, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। डिस्टेंस दे रखा है यार, ये तो पहले भी आ रखा है क्वेश्चन, नॉर्मल से लग रहा है। डिस्टेंस डी ऑफ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद टाइम, ठीक है। डिस्टेंस वैसे डायरेक्टली टाइम्स के ही वेरिएशन में होता है, खैर स्पीड और टाइम दोनों होता है, बट यहाँ पे टी बोल रखा है। ए बॉय ट्रेवल्स 4.5 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है। इक्वेशन डेट रिलेट्स डी एंड टी। 4.5 डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड इन 3 आवर्स। मैं कह रहा हूँ अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे फर्दर कर दूँ तो ये हो जाएगा D=KT, एक कांस्टेंट लगेगा, हमें वो उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैंने देखा 3K आ गई, यही हुआ ना, 3 घंटे में 4.5, तो ये आ जाएगी एक तरह से 3/2। के की जो वैल्यू है, या आप यूँ कह लो 1.5 आ गई, ठीक है। के का सब्सटीट्यूट अगर करवा देंगे नॉर्मली तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे D=1.5T, दैट इज ऑप्शन सी। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, हमें क्या देखना था कि 3 है, ठीक है, 3 एक तरह से घंटा है, तो स्पीड क्या होगी, एक तरह से 1.5 का फैक्टर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है, ये तो हमें नॉर्मल मालूम है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, ये तो यूनिवर्सल एक तरह से क्या कह सकते हो आप, यूनिवर्सल इक्वेशन है, आइडेंटिटी है, कुछ भी। अब हमें 4.5 किलोमीटर बोला है ट्रैवल किया 3 घंटे में, तो 1.5 से ही तो मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 4.5 पहुँचेगा, है ना। तो ये भी एक तरह से बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोला कि इन द फॉलोइंग फिगर एंगल BAD, ठीक है, एंगल BAD और एंगल CD के बराबर है, BAD CD, ओके, दैट मीन्स कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, ओके। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 24, AC की हमें दे रखी है 30, BD हमें दे रखा है X, ओके, और ये दे रखा है X + 1.5। तो देखो यार, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से जो होता है वो क्या होता है, साइड्स का जो रेशियो होता है AB/AC, वो कहीं ना कहीं जो उस इंटीरियर एंगल से आप लाइंस को जब ड्रॉ करोगे और उस थर्ड बेस पे आके ज्वाइंट होगी उसके रेशियो के बराबर, दैट इज BD/DC। तो AB कितना है, आप बोलोगे 24, यहाँ पे है 30, BD है आपका X और ये है X + 1.5, ठीक है। ये आ जाएगा 4/5, यहाँ से आप सॉल्व करोगे 4x + 6 = 5x, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। हमसे क्वेश्चन में पूछा है BC क्या है, आप बोलोगे जो BC है वो है आपका 2x + 1.5, x = 12 यहाँ पुट होगा, सॉरी 6 पुट होगा तो 12 हो जाएगा, और ये 1.5, डैट इज जो आंसर आएगा वो आएगा 13.5। सो BC की जो लेंथ है वो 13.5 है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक सॉलिड कौन दे रखा है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट अस सपोज ये सॉलिड कौन है, इसकी हाइट है हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस जो है वो 14 दे रखा है। इसे मेल्ट करके हम रिकास्ट कर रहे हैं ट्रायंगुलर पिरामिड में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, और जिसकी हाइट दे रखी है 77√3। तो हमसे पूछा पड़ता है साइड ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगुलर बेस ऑफ पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर बेस की। लेट अस सपोज ये ट्रायंगुलर बेस की जो साइड है उसे मैं A से डिनोट कर रहा हूँ, तो हमसे A की वैल्यू पूछे, कुछ नहीं करना, इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगा देना है, इक्वेट कर देना है वॉल्यूम को, क्योंकि जब भी हम मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम एक तरह से सेम होता है, ठीक है। तो 1/3 ये हो जाएगा पाई r², रेडियस है आपका 14, यहाँ पे आ जाएगा 14 और हाइट है यहाँ पे 24, ये बराबर है आपका 1/3। पिरामिड का क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है आपका ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर, साइड हमारी A है, A का स्क्वायर इंटू में H, हाइट क्या है आप बोलोगे 77√3, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप कटिंग करते हैं, ये 14 ऊपर है, इससे कन्फ्यूज़ मत होना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 1/3 से 1/3 गया, ठीक है, और ये हो गया 11 7 ज़ा, ये हो गया 11 2 ज़ा, ठीक है। ये 7 से गया 2 टाइम्स में, फर्दर ये 7 गया इसे 2 टाइम्स में, हमारे पास बचा क्या, आप बोलोगे डेट इज़ ये √3। अब ये √3 और ये √3 आपस में कंबाइन होंगे, बनेंगे 3, और ये 3 से कट करेगा 8 टाइम्स में। हमारे पास जो बचा वो है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू में 8 इंटू में 4 = A²। तो A की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8 इंटू में 2, और 8 इंटू में 2 डेट इज़ 16, क्योंकि एक तो ये 8 आ जाएगा और एक 4 इंटू में 4 डेट इज़, सॉरी 4 जो होता है वो 2 इंटू में 2 होगा, तो एक 2 यहाँ से निकलेगा जहाँ हम अंडर रूट करेंगे A निकालने के लिए। सो 16 हमारी जो है वो कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक तरह से बेस है, ठीक है, डेट इज़ ऑप्शन सी।
नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन की देखिए 24 साइड पूछा है, ठीक है। साइड निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ साइड्स के लिए क्या होता है, आप 360 से डिवाइड कर दो ईच एक्सटीरियर एंगल को, डेट इज 30/2, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 15 साइड आएगी, 15 साइड्स का एक तरह से वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसका एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो 24 डिग्री है, ठीक है। कभी भी नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालना हो ना, नंबर ऑफ साइड्स वो हमेशा होता है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसके बराबर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नॉर्मली ये है ये क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लेते हैं। अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 12 से तो ये आ जाएगा रफली, आप बोलोगे 0.4 समथिंग, ठीक है। 6 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 समथिंग में जाएगा, और 17 को डिवाइड करेंगे 12 से, डेट इज 17 7 119 होता है, तो 0.7 समथिंग। और ये हो जाएगा 15 को जब 13 को डिवाइड करेंगे 15 से, सॉरी, तो ये 15 8 या 120 होता है, दैट मीन्स कि ये 0.8 से ऊपर आएगा। तो हर केस में देखा 0.4 से अप है, ये 0.5 से, ये 0.7 और ये 0.8। हमसे बोल रखा है असेंडिंग ऑर्डर, तो ये देखो ये तो इसकी रिवर्स, बस इसकी पोजीशन को रिवर्स कर दो। कहने का मतलब 13/15 हाईएस्ट होगा, दैट इज़ ये, ठीक है। फिर उसके बाद 12/17 आएगा 0.7, फिर 6/11 आएगा, एंड देन फाइनली जो आएगा 5/12। सो इसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन x² प्लस, ठीक है, x² पूछा, ठीक है। ये तो आ जाएगा बेसिकली कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका, क्योंकि हमें मालूम है ना अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे फर्दर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा x⁴ प्लस 1 अपॉन में x⁴। ये हो जाएगा कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल +2 भी कर देते हैं, यही हुआ। और x² प्लस 4² ये दे रखा है हमें आपको 98, 98 में +2 कर दिया हमें, तो ये आ जाएगा डेट इज़ 100। बट इसका हमने स्क्वायर किया था तो अंडर रूट कर देंगे रियल वैल्यू आने के लिए, जो हमसे एज सच क्वेश्चन में पूछी है, डेट इज़ 10। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, कॉफिशिएंट स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, वेरिएंस पूछा है। तो एक बात बताओ, जो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, मैं कह रहा हूँ कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कॉस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, COS, C.O.S, वो बराबर होता है मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, आप बोलोगे 0.32, मीन है आपका 45, और मोड है आपका 42.76 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा आप बोलोगे डेट इज़ 2.24 आएगा, ठीक है। अपॉन में 0.32 हटा दो। अब मैं कह रहा हूँ 16 2 जा 16 1 जा 16, 16 4 जा, यहाँ से आ गई है 7। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमसे वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है, आप बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन का भैया होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 7, 7 का स्क्वायर डेट इज़ 49। सो 49 जो है वो कहीं ना कहीं हमारा इसका वेरिएंस आ जाएगा, डेट इज़ ऑप्शन बी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस का होलो पाइप, ठीक है। एक होलो पाइप है, ओके। यार ये पाइप बनी नहीं ढंग से, कोई नहीं, दोबारा बनाएंगे। एक्सटर्नल रेडियस और इनर रेडियस होलो पाइप का दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 16:11, ठीक है। डैट मीन्स कि लेट अस सपोज अगर ये यहाँ से लेंथ लूँ मैं, ये सेंटर पॉइंट एक्सिस मान के लूँ, ये 11 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेके ये जो है वो 16 है, ठीक। हमसे क्वेश्चन में बोला हाइट जो दे रखी है पाइप की वो दे रखी है 14, और थिकनेस दे रखी है 2.5। थिकनेस का मतलब क्या है, बाहर की रेडियस माइनस अंदर की रेडियस, एक तरह से 16 - 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। हमसे कर्व सरफेस एरिया बोला, एक बात है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा यार, कर्व सरफेस एरिया होगा, आप बोलोगे इनर और माइनस एक्सटर्नल, डेट इज 2πr इंटू में h, 2πh 14 r1 + r2, यही हुआ। अब एक बात बताओ, 5 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है आप बोलोगे 0.5 सेंटीमीटर। हमन r1 + r2 कितना है 27, 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 13.5। 13.5 यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दो, 222/7 इंटू में 14 इंटू में 13.5, डेट इज़ 7, 2 से ये गया और 2 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, डेट इज़ ये आ जाएगा 27, 27 दूना 54, 5 और 27 दूना 54, 594 इंटू में 2 बचा है, डेट मीन्स की हो जाएगा 600, 1200 में आपका 12 कम करेंगे, डेट इज़ 1188। सो 1188। और फर्दर हमसे क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर,
ओके सो ये 14 मीटर थी हाइट, सॉरी 14 मीटर, खैर आंसर तो यही है 118800, क्योंकि 14 मीटर थी और R1 + R2 हमने सेंटीमीटर में निकाला। अब इस 14 मीटर को जब हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि एक तरह से हमारा आंसर, और हमसे पूछा भी स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है, क्वेश्चन में। तो 118800 दैट इज ऑप्शन सी। बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल था। ओके बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखिए इक्वल रूट के लिए बता रखा है मैंने, डिस्क्रिमिनेंट कहीं ना कहीं 0 होता है, डेट मीन्स b² जो होता है वो 4ac होता है। अब b क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0, तो अगर बोला जाए रूट्स इक्वल हैं, रियल और इक्वल, तो उस केस में होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है और b² 4ac होती है। अब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² और c है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यहाँ से अगर हम कंप्यूट करेंगे तो b क्या है, आप बोलोगे p+2, तो p+2 का होल स्क्वायर = 4, ए क्या है आप बोलोगे 1 और सी क्या है 2p, सो 2p है ना, हाँ। सो यहाँ से आ जाएगा p+2 का होल स्क्वायर = 8p, और यह आ जाएगा डेट इज p का स्क्वायर + 4 - 4p = 8p, सॉरी +4p होगा, जब ये यहाँ पे आएगा माइनस तब होगा माइनस, डेट इज p² - 4p + 4 = 0, और ये बन जाएगा p - 2 का होल स्क्वायर = 0, और या तो आप यूँ कह लो p = 2। सो जो p की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है, जिसके लिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उसके इक्वल रूट्स होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ये रखा है हमसे 16x², एक तरह से इसका स्क्वायर ही है यार, ये सॉरी सबसे पहले हमें इसे x से डिवाइड करना पड़ेगा, 4x - 5/x = 4, ठीक है, क्योंकि हमें 25/x² लाना है, तो कहीं ना कहीं नीचे डिनोमीटर में x चाहिए। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं करना, 16x² + 25x² - 2 4 5 2 दैट इज 40 = 4 4 जा 16, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया ना, ठीक है। ये बन जाएगा 16x², ये बन जाएगा 25/x² माइनस 2ab होता है, ठीक है, 2ab होता है, 2 इंटू में 4x इंटू में 5/x, x से x गया, 5 4 जा 20 दैट इज इंटू में 2 40। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ गई जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी थी, दैट इज 40 + 16 जो कि है 56 के बराबर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, करण वांट्स टू सेल हिज एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन एंड वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू फोन, ठीक है, उसे अपना एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन को बेचना है और एक नया फ़ोन खरीदना है। उसने पाया कि उसे एक डील मिल रही है अमेजन पे, ठीक है, जहाँ पे वो अपने पुराने फ़ोन को बेच रहा है और नए फ़ोन को 12% डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। पहले कंडीशन में देखो क्या है, फर्स्ट कंडीशन में अगर बोलोगे आप कि उसे 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, अमेजोन पे मिल रहा है। हैड ही सोल्ड, कह रहा है अगर उसने अपना फ़ोन कैशिफाई ऐप पे बेचा होता है एंड यूज़ द कैश रिसीव टू बाय द सेम फ़ोन, ठीक है, कैश की बात कर रहे हैं, कैश रिसीव हुआ है, ही वुड हैव रिसीव द न्यू फोन एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर उसने कैशिफाई पे बेचा होता तो उसे 20% का डिस्काउंट मिलता। कह रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू फोन जो है 30,000 है, एज्यूमिंग कॉस्ट इज सेम एट बोथ द प्लेसेस, दैट इज अमेजोन और कैशिफाई पे उस मोबाइल का जो नए वाले मोबाइल फोन का वो प्राइस वो सेम ही है, ठीक है, 30,000। तो बोल रहा है डिफरेंस इन प्राइस ऑफर्ड बाय अमेजोन कैशिफाई, यार सिंपल से ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ 12% का मिला है अमेजोन पे, मैं कह रहा हूँ अमेजोन पे 12% का मिल रहा है, कैशिफाई पे 20% का मिल रहा है, और जो अमाउंट है वो 30,000 है, तो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे 8%, 8% की वैल्यू ही तो निकालनी है एक तरह से, और कितना आ जाएगा, या बोलोगे 30,000 का 8%, 2 जीरो से हट जाएंगे, दैट इज 300 800 दैट इज 2400, सो 2400 ऑप्शन में तो है नहीं यार, 36 33, दैट इज नन ऑफ द एफ, सॉरी नन ऑफ द एबव, यही होगा क्योंकि 24 हो जाएगा। क्वेश्चन तो नॉर्मल लग रहा है, ऐसा कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं। कैशिफाई पे उसे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और अमेजोन पे 12% का मिल रहा है, और जो प्राइस है एक तरह से दोनों केस में सेम है जो कि 30,000 है, तो इनका डिफरेंस पूछा है जो प्राइस ऑफर कर रहा है ना, तो डिफरेंस भी कहीं ना कहीं एक तरह से 8% होगा, और 8% 30,000 का 24 होता है। सो हो ये आई होप सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं लाइक कुछ भी रहता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में पुटअप करें, आपकी जो भी क्वेरीज होती है, और मैं अपनी होपफुली अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे हम इसके जितने खैर हो सकते हैं मॉक्स को सॉल्व करेंगे, इस टोटल तो 75 हैं, और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे ओलिव के लाइव मॉक्स के भी सॉल्यूशंस करवाता हूँ, तो आप एक तरह से उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।